हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब ऐसे कैसे बना? प्लैनेट्स रैंडमली नहीं फैले हुए हैं। वो सूरज के चारों ओर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में घूमते हैं। साइंटिस्ट सदियों से हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस एक अजीब सी आइडिया देता है। जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, हमेशा अपनी जगह पर नहीं रहा। हो सकता है कि वो सूरज के और करीब आ गया हो और फिर वापस चला गया हो। इस माइग्रेशन से हमारे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व हो सकते हैं। इमेजिन करो कॉस्मिक बिलियर्ड्स का गेम जहां प्लैनेट्स बॉल्स हैं। ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस बताता है कि जुपिटर एक स्किल्ड प्लेयर की तरह स्टार्टिंग में ही एक ड्रामेटिक मूव बनाया, जिससे दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन पर इफेक्ट पड़ा और आज हम जो सोलर सिस्टम देखते हैं वो बना। चलिए इस इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस को डीपली समझते हैं और इसे सपोर्ट करने वाले एविडेंस एक्सप्लोर करते हैं। अरबों साल पहले का हमारा सोलर सिस्टम इमेजिन करो। उस समय का दृश्य आज के सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग था। ये उस वेल ऑर्गेनाइज्ड जगह जैसा नहीं था जैसा आज हम जानते हैं। आज का सोलर सिस्टम प्लैनेट्स और मून्स के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, बल्कि ये गैस और डस्ट का एक केओटिक डिस्क था जो नए बने सूरज के चारों ओर घूम रहा था। ये स्वर्लिंग मास एक डायनामिक और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट था। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं और यहीं हमारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। इस डिस्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स और गैसेस एक साथ मिलकर बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाने लगे। इस डिस्क में पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हुए और क्लम्प टुगेदर हो गए, जिससे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बने। ये कोलिजन्स और क्लम्पिंग एक लंबी प्रक्रिया थी। इन ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं और ये प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। ये प्लैनेटेसिमल्स धीरे धीरे और बड़े होते गए। इनर सोलर सिस्टम में सूरज के करीब रॉकी प्लैनेटेसिमल्स ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई था, जबकि आउटर रीजन्स में आइसी प्लैनेटेसिमल्स ज्यादा थे। यहाँ टेम्परेचर कम था, जिससे आइस और गैसेस जमा हो गए। जैसे जैसे ये प्लैनेटेसिमल्स बड़े होते गए, उनका ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता गया, जिससे और ज्यादा मटेरियल अट्रैक्ट हुआ और वो प्रोटोप्लैनेट्स में ग्रो हो गए। ये प्रोटोप्लैनेट्स धीरे धीरे प्लैनेट्स में बदलने लगे। जुपिटर सबसे बड़ा होने के कारण आउटर सोलर सिस्टम में सबसे पहले बना होगा। इसकी मैसिव साइज ने इसे डोमिनेंट प्लैनेट बना दिया। ये अर्ली सोलर सिस्टम एक डायनामिक एनवायरनमेंट था, जहां प्लैनेट्स अभी तक अपने फाइनल ऑर्बिट्स में सेटल नहीं हुए थे। ये प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस में लगे हुए थे। ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस बताता है कि जुपिटर अपने फॉर्मेशन के शुरुआती दिनों में इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में एक जर्नी पर निकला, जिससे सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। इस जर्नी ने अन्य प्लैनेट्स की पोजीशंस और ऑर्बिट्स को भी प्रभावित किया। ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस का नाम सेलिंग मैन्यूवर से लिया गया है, जिसे टैक कहते हैं। सेलिंग में टैक का मतलब होता है बोट की डायरेक्शन बदलना, उसके बाव को विंड में घुमाकर। इसी तरह यह हाइपोथेसिस बताता है कि जुपिटर ने अपने ऑर्बिटल डायरेक्शन में एक ड्रामेटिक चेंज किया। इस हाइपोथेसिस के अनुसार जुपिटर अपने फॉर्मेशन के बाद आउटर सोलर सिस्टम में नहीं रहा, बल्कि वो सूरज की तरफ इनवर्ड माइग्रेट होने लगा। ये इनवर्ड माइग्रेशन प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बचे हुए गैस और डस्ट के साथ इंटरैक्शन की वजह से हुआ। जैसे जैसे जुपिटर इनवर्ड मूव हुआ, उसने एक ग्रेविटेशनल शेपर्ड की तरह काम किया, डिस्क में रास्ता साफ किया और अपने पीछे प्लैनेटेसिमल्स को स्कैटर किया। इस माइग्रेशन का अर्ली सोलर सिस्टम में मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा, जिससे दूसरे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन और पोजीशन इन्फ्लुएंस हुआ। हालांकि जुपिटर का इनवर्ड जर्नी सूरज तक नहीं गया। सैटर्न, जो कि दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने जुपिटर के डायरेक्शन को रिवर्स करने में क्रूशियल रोल निभाया, जिससे वो आउटवर्ड माइग्रेट होने लगा। जुपिटर्स जर्नी टुवर्ड्स द सन। जुपिटर को इमेजिन करो, एक जायंट प्लैनेट जो अभी भी अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में है।
गैस रिच प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में एम्बेडेड है। यह डिस्क एक विशाल घने गैस और डस्ट का क्लाउड था जिसमें जुपिटर का जन्म हुआ था। डिस्क खुद यूनिफॉर्म नहीं था, ये एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट था। ये सूरज के पास डेंसर था और दूर जाकर थिनर होता गया। इस डेंसिटी ग्रेडियंट ने जुपिटर के मूवमेंट को बहुत प्रभावित किया। जैसे ही जुपिटर ने सूरज का चक्कर लगाया, उसने इस डिस्क के साथ इंटरैक्ट किया। ये इंटरैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स था, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस और गैस डायनामिक्स शामिल थे। डिस्क में मौजूद गैस और डस्ट ने जुपिटर पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, जिससे वो थोड़ा सा इनवर्ड खींच गया। ये फोर्स एक तरह का ड्रैग इफेक्ट पैदा करती थी। इस ड्रैग फोर्स की वजह से जुपिटर की ऑर्बिटल एनर्जी कम हुई और वो स्लोली सूरज की तरफ स्पाइरल होने लगा। ये प्रोसेस बहुत धीमा था, लेकिन अनस्टॉपेबल था। ये इनवर्ड माइग्रेशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसमें लाखों साल लग गए। जुपिटर धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को एडजस्ट करता गया। इस दौरान जुपिटर ने एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम किया और अपने पाथ में आने वाले प्लैनेटेसिमल्स को स्वीप करता गया। ये प्लैनेटेसिमल्स छोटे छोटे रॉकी और आइसी बॉडीज थे। इनमें से कुछ प्लैनेटेसिमल्स जुपिटर में ही मर्ज हो गए, जिससे वो और बड़ा होता गया। जुपिटर का मास और साइज लगातार बढ़ता गया। बाकी इनवर्ड या आउटवर्ड स्कैटर हो गए और जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से उनके ऑर्बिट्स डिसरप्ट हो गए। ये स्कैटरिंग प्रोसेस ने पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित किया। जुपिटर के इस इनवर्ड माइग्रेशन का इनर सोलर सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा और उस रीजन को शेप किया जहां अर्थ और दूसरे रॉकी प्लैनेट्स बाद में बने। इसने हमारे सोलर सिस्टम की आर्किटेक्चर को डिफाइन किया। सैटर्न्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। जैसे जैसे जुपिटर अपने इनवर्ड जर्नी पर आगे बढ़ता गया, वो उस रीजन के पास पहुंच गया जहां सैटर्न बन रहा था। जुपिटर का ये इनवर्ड माइग्रेशन सोलर सिस्टम के डायनेमिक्स को बदलने वाला था। सैटर्न हालांकि जुपिटर से छोटा था, लेकिन इतना मैसिव था कि अपने बड़े भाई पर अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डाल सके। सैटर्न का मास और उसकी ग्रेविटेशनल पुल ने जुपिटर के पाथ को सिग्निफिकेंटली ऑल्टर किया। जुपिटर और सैटर्न के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन ने एक रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट किया। ये रेजोनेंस इफेक्ट प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ्स को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। रेजोनेंस तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिटल पीरियड्स एक दूसरे के सिंपल रेशियोज होते हैं। ये रेजोनेंस प्लैनेट्स के बीच एक प्रकार का ग्रेविटेशनल डांस क्रिएट करता है। इस केस में जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिटल पीरियड्स सिंक्रोनाइज हो गए, जहां जुपिटर सैटर्न के हर 2 ऑर्बिट्स के लिए 3 ऑर्बिट्स कंप्लीट करता था। यह सिंक्रोनाइजेशन प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को स्टेबलाइज करता है। इस रेजोनेंस का दोनों प्लैनेट्स पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा। ये इफेक्ट उनके ऑर्बिटल पाथ्स और उनकी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस को रीडिफाइन करता है। इसकी वजह से उनका एंगुलर मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, जो किसी ऑब्जेक्ट के रोटेट होने की टेंडेंसी को मेजर करता है। ये मोमेंटम एक्सचेंज प्लैनेट्स के रोटेशनल डायनामिक्स को भी प्रभावित करता है। इसके रिजल्ट स्वरूप जुपिटर का इनवर्ड माइग्रेशन रुक गया और वो सूरज से दूर आउटवर्ड माइग्रेट होने लगा। ये आउटवर्ड माइग्रेशन सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को बदलने वाला था। सैटर्न भी इस ग्रेविटेशनल डांस से प्रभावित हुआ। उसकी ऑर्बिट में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। इसका ऑर्बिट और इलिप्टिकल हो गया और वो भी जुपिटर के पीछे पीछे आउटवर्ड माइग्रेट होने लगा। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट सैटर्न के फ्यूचर डायनामिक्स को शेप करने वाला था। जुपिटर और सैटर्न का ये आउटवर्ड माइग्रेशन ग्रैंड टेक के अंत का साइन था और आउटर सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन के लिए इसके सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये माइग्रेशन सोलर सिस्टम के फ्यूचर इवोल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा।